डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केएम नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वाइटल साइंस। वाइटल साइंस के हमने 3 पार्ट पढ़ चुके थे, ब्लड प्रेशर, पल्स और टेम्परेचर। आज हम बात करते हैं वाइटल साइंस का लास्ट पार्ट, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। रेस्पिरेशन, श्वास लेने की क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना एवं CO2 को शरीर से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स में गैसों का वायु और ब्लड के बीच आदान प्रदान होता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी होता लंग्स से ही है, बाहर से जो एयर खींचता है तो वो उसके वायुमंडल वाली गैस, एयर और ब्लड, उसके बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। बात करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर जो है टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान। एक्सटर्नल के अंदर वायुमंडल में और ब्लड के बीच में आदान प्रदान, लंग्स और ब्लड के बीच में, और यहाँ जो है टिश्यू और ब्लड के बीच में गैसों का आदान प्रदान टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। टिश्यू रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन रेट का रेस्पिरेशन जो है हम जब भी सांस लेते हैं तो उसको मस्तिष्क के द्वारा, जिसके अंदर मेडुला ओब्लांगेटा होता है, उसके द्वारा रेस्पिरेशन को, इस क्रिया को, संपूर्ण रेस्पिरेशन की क्रिया को कंट्रोल किया जाता है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ये हमारी रेस्पिरेशन क्रिया को कंट्रोल करता है, इसी के द्वारा ये संचालित होती है। और ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है मस्तिष्क में स्थित होता है, और ये जो है कुछ हद तक कार्डियक की क्रिया को भी कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की। बहुत किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। कुछ बुक्स के अनुसार हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। दस से 24 ब्रीथ पर मिनट, ये जो है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कहलाती है। बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन रेट को डिस्टर्ब करते हैं या अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट घटती है और बढ़ती भी है। सबसे पहले बात करते हैं एज में। जैसे बच्चा होता है, यानी अगर हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो जन्म लेता है बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसकी रेस्पिरेशन रेट जो है हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उस स्थिति में वो रेस्पिरेशन रेट कम होते हुए जाएगी। जिस प्रकार हमने बात की थी ब्लड प्रेशर की, उसमें कम था। जैसे जैसे एज बढ़ी तो उसके अंदर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ा। यहाँ भी सेम स्थिति है। पल्स रेस्पिरेशन रेट जो है छोटे रहेंगे, लेकिन पल्स उल्टा है। पल्स में पल्स रेट ज़्यादा थी, जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी पल्स रेट कम होती गई। यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगी और धीरे धीरे कम होती जाएगी। बात करेंगे एट बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तब रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो 30 से 40 ब्रीथ
पर मिनट। ये एट बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तब की बात है। फिर 1 साल का बच्चा अगर होता है तो उसकी रेस्पिरेशन रेट जो है वो 26 से 30, 26 to 30 ब्रीथ पर मिनट होती है। बात करते हैं जब 2 साल का अगर बच्चा होता है तो उस समय की बच्चे की रेस्पिरेशन रेट क्या हो सकती है, तो वो 20 से 26, 20 to 26 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 से 18 ईयर, 16 to 80 ईयर की। तो यहाँ पे उसकी रेस्पिरेशन रेट हम 20 के अराउंड मानते हैं। यही आंकड़े चलेंगे हमारे। और अगर एडल्ट की बात करते हैं 18 से 50 ईयर तक की अगर बोल दें, ये 40 कर देते हैं, 40-50 जो भी हैं, वहाँ तक जो है इसकी रेस्पिरेशन रेट 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। ऐसा नहीं है 20 की जगह 22 भी मिल गया तो वो एबनॉर्मलिटी में नहीं आएगा, 16 की जगह 18 मिल गया तो भी एबनॉर्मलिटी में नहीं आएगा। एक रेंज होती है कि यहाँ तक हम इसको नॉर्मल मानते हैं। बात करते हैं ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज के अंदर रेस्पिरेशन रेट जो है वो 10 to 24 ब्रीथ पर मिनट मानी जाती है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं सेक्स की। यहाँ हम बात करेंगे तो मेल और फीमेल, सेक्स के अंदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 ही होते हैं। तो फीमेल की जो रेस्पिरेशन रेट जो होती है वो अमूमन मेल से ज़्यादा मिलेगी। फीमेल की मेल से रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा मिलेगी। फिर बात करते हैं इमोशंस। भावनात्मक आवेग ऐसी कुछ आकस्मिक कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर तनाव, स्ट्रेस, दबाव, भय, व्याकुलता, क्रोध रेस्पिरेशन रेट को प्रभावित करता है। गुस्सा आ गया, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है, क्योंकि ये हमारे दिमाग की शारीरिक प्रक्रिया है जिसके अंदर अगर हम उस स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं या हम उस स्थिति को छोड़ करके भाग सकते हैं। छोटे से उदाहरण की बात करूं, अगर आपको कोई रास्ते में घेर लेता है, 2 आदमी मिलता है तो आपके दिमाग में आता है कि मैं इससे मुकाबला कर सकता हूं, ये भी आपका दिमाग बोलता है। और सेकंड अगर दूसरी स्टेज के अंदर 10 मिल गए तो आप क्या करेंगे, 2 से जाके भिड़ जाएंगे, 10 से नहीं भिड़ेंगे, आप भाग जाएंगे वहाँ से। ये भी आपका दिमाग तय करता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई ही मिलेगी, एकाएक रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। ये इमोशंस आते हैं। गुस्सा आ गया। बात करते हैं तीसरा, चेंजेज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपके जो है वातावरण, चेंजेज इन द एटमॉस्फेरिक, वायुमंडल के अनुसार अधिक ऊंचे स्थान पे, जैसे कि हम बात करते हैं पहाड़ पर, आप पहाड़ पर चले जाइए, माउंट एवरेस्ट, या अगर जैसे जितना ऊंचाई पे जाइएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऐसी स्थिति के अंदर ब्लड में पर्याप्त ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं हो पाता है। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे अंदर फिर से एक प्रोसेस शुरू होगी जो कि ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए ब्रीदिंग को बढ़ाएगा, जिससे कि जो है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके, जो कि पहाड़ों पर नहीं होती है, जिसकी वजह से भी रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज यानी व्यायाम। आप सब जानते हैं जब भी हम रनिंग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे रेस्पिरेशन रेट जो है बढ़ी हुई मिलती है। फिर बात करेंगे चेंजेज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। चेंजेज इन
एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो भी हमारी रेस्पिरेशन रेट प्रभावित होती है, बढ़ेगी। अगर आप ज़्यादा कोल्ड में चले जाइए तो वहाँ भी आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। बात करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन, खाना खाने के वक्त भी हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। कैसे बढ़ती है अभी बताते हैं आपको। इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन, खाना खाते हैं तब भी बढ़ती है और डाइजेशन करते हैं तब भी बढ़ती है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट करने की प्रोसेस शुरू होती है तो वो क्या करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाती है। और जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी उस समय, क्योंकि मेटाबॉलिक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जब पड़ेगी तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। ऐसी स्थिति में फिर हमारे बॉडी के अंदर स्वतः प्रोसेस शुरू होगा और वो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा। जब बढ़ेगी रेस्पिरेशन रेट तो ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, यानी हम कह सकते हैं कि इस स्थिति के बाद में रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज कंडीशन की। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो है घटती या बढ़ती रहती है। जैसे कि जब भी बीमार होंगे, हाई ग्रेड फीवर हो गया तो उसके अंदर भी ये एक सिम्टम है। फीवर जो है किसी भी बीमारी में हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो है बढ़ा हुआ मिलेगा डिजीज कंडीशन के अंदर। किसमें? डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हेड इंजरी हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया, वहाँ पे आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपका कम मिलेगा। हेड इंजरी या ब्रेन ट्यूमर, ऐसी स्थिति के अंदर आपको रेस्पिरेशन रेट घटी हुई मिलेगी। हमेशा हमने बढ़ा रहे थे, यहाँ पे घटी हुई मिलेगी। बात करते हैं ड्रग्स की। आप ड्रग्स यूज़ होता है अस्पताल के अंदर, मेडिसिन्स, वो ड्रग्स नहीं, उसकी भी बात करेंगे। जब भी ड्रग्स यूज़ होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी ड्रग्स होती है जो रेस्पिरेशन को बढ़ाती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो रेस्पिरेशन को रेट को घटाती है। बात करते हैं एट्रोपिन की। आपने सबने देखा होगा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है। उसके बाद हम पाम इंजेक्शन यूज़ करते हैं। क्या करती है? सिक्रेशन, इसकी एक साइड इफ़ेक्ट सिक्रेशन को बढ़ावा देती है। पॉइजन जो खाए हुए रहते हैं ना, उसकी यहाँ पे एट्रोपिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्वेश्चन बनेगा, याद रख लीजिएगा इसको। एट्रोपिन है, एट्रोपिन लगाने के बाद में रेस्पिरेशन रेट जो है बढ़ेगी। एमोनिया या स्प्रीट पी लेते हैं अक्सर, जनरली बहुत लोग पी लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ी हुई मिलेगी। बात करते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स की जो रेस्पिरेशन रेट को घटाती है, जैसे कि नारकोटिक्स। नारकोटिक्स हो गई, और या ओपियम हो गया। ओपियम एडिक्ट जो होते हैं उनका रेस्पिरेशन देखिएगा डाउन मिलेगा। जो नशा करते हैं उनका रेस्पिरेशन रेट डाउन मिलेगा। एक सामान्य रेस्पिरेशन, ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेस्पिरेशन। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट घटता या बढ़ता है। बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग जो एयर लेते हैं उसकी कितना ml होती है। एक रेस्पिरेशन के अंदर एक रेस्पिरेशन के अंदर इनहेल कर लेता है। इनहेल एयर, मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एयर की बात कर रहा हूँ। हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी गैसेज हैं जिसकी मात्रा 500 ml एक बार में वो
ग्रहण कर लेता है, इनहेल कर लेता है, और जितना गया उतना वापस तो आएगा ही, तो एक्सहेल भी 500 ml ही करेगा। तो आपसे अगर कोई पूछे तो एक रेस्पिरेशन के अंदर कितना एयर जो है पेशेंट पेशेंट नहीं, इंसान कितना एयर जो है इनहेल करता है या एक्सहेल करता है, तो दोनों का उत्तर एक ही रहेगा, 500 ml। बात करते हैं डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ नाम से ही पता चलता है गहरा सांस, यानी अगर ये हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन क्वांटिटी है एयर का, अगर कोई 500 ml से ज़्यादा एयर इनहेल करता है वो डीप ब्रीथ कहलाती है। जैसे कोई रो लिया है अच्छा खासा, आपने अक्सर देखा होगा, रोने के बाद में वो बड़ी लंबी सांस लेता है, जैसे इतना लंबा सांस लेगा, तो यहाँ पे 500 ml से ज़्यादा एयर जा चुकी है। हमें फील नहीं होता है कि 500 ml, क्योंकि हम लोग तो जनरली वेट का मेजरमेंट करते हैं कि 500 ml इतना होता है, लेकिन वो एयर 500 ml जा चुकी है। हमारा रेस्पिरेशन इतना फास्ट होता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आप जब रोड पे चल रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो मक्खी या मच्छर इतना स्पीड से नाक के अंदर जाता है कि आप चाह करके उसको रोक भी नहीं पाते हैं। सोचिए आपका रेस्पिरेशन रेट कितना तेज़ होता होगा। इसके अंदर हमारे लंग्स की कैपेसिटी एयर को खींचने की इतनी फास्ट होती है, यानी वो उतना फास्ट अंदर तक पहुंच जाता है। हालांकि अंदर तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि हमारे नाक के अंदर कुछ रोम छिद्र और कुछ हेयर पाए जाते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल या फॉरेन बॉडीज़ के। वो फॉरेन बॉडीज़ जो स्वतः आ रही है, न कि हम डाल रहे हैं। जिसे हम डाल रहे हैं उसे हेयर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो डीप ब्रीथ की बात हुई है। 500 ml से ज़्यादा एयर इनहेल जो करता है, ऐसी स्थिति को डीप ब्रीथ कहते हैं। फिर बात करेंगे शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन यानी उथला रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन के अंदर जो है उथला या शैलो, इसके अंदर जो है एयर की मात्रा कम इनहेल करता है, छोटे छोटे सांस लेता है। मतलब बस 500 ml पूरी एयर नहीं जा रही है, वो छोटे सांस लेता है, शॉर्ट ड्रीप एयर की कम मात्रा इनहेल करता है, शैलो रेस्पिरेशन कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं नेक्स्ट, टेकिपनिया या पोलिपनिया। ये तो आप सबको पता ही होगा कि टेकिपनिया या पोलिपनिया क्या होता है। फर्स्ट TACHYPNOEA या पोलिपनिया, दोनों एक ही कंडीशन है। यह दोनों एक ही कंडीशन है। आपसे टेकिपनिया पूछे या पोलिपनिया पूछे, जो भी पूछेगा दोनों का उत्तर एक ही रहेगा। हमारे रेस्पिरेशन रेट जो है 24 से ज़्यादा अगर मिल जाए, 25 मिल गई, 26 मिल गई, तो ये स्थिति टेकिपनिया या पोलिपनिया कहलाएगी। ब्रीथ पर मिनट। फिर हम बात करते हैं टेकिपनिया के पीछे ब्रेडिपनिया की, BRADYPNOEA, निया, ब्रेडिपनिया। यहाँ पे रेस्पिरेशन रेट जो होगी, ब्रीथ जो है 10 ब्रीथ पर मिनट से कम अगर मिलता है तो उस स्थिति को ब्रेडिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपनिया। ये AP आपको याद रखना पड़ेगा, छोटे छोटे नेम हैं जो हमारे पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन। एपनिया किसे कहते हैं, ब्रेडिपनिया किसे कहते हैं, टेकिपनिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक लाइन क्वेश्चन, यस और नो वाले भी आते हैं। टेकिपनिया कहते हैं 10 से कम की स्थिति को, 24 से ज़्यादा की स्थिति को, या 16 से 17 की स्थिति को। नॉर्मल हो गई 16 से 17, तो टेकिपनिया 24 से ज़्यादा की स्थिति को। आपको घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, या खाली स्थान छोड़ देगा। टेकिपनिया खाली जगह कहते हैं, आपको उसमें ऑप्शन दे देगा 24, 16, 24 भरना है। बात करते हैं एपनिया की। तो एपनिया के अंदर क्या होता है, श्वसन का कुछ स्थिति तक रुक जाना। इसमें पेशेंट मरता नहीं है,
वो रुक जाएगा। जैसे चाइनीज स्ट्रोक जो है एक बीमारी है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, बीमारी नहीं, बीमारी के अंदर वो होता है। चाइनीज स्ट्रोक जो है वो एक रेस्पिरेशन की स्टेज है। वहाँ पर उस स्थिति के अंदर क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन चाइनीज स्ट्रोक के अंदर ये एपनिया मिलता है। एक रेस्टिंग पोजीशन होती है जिसके अंदर क्या है, श्वसन का पूरी तरह रुक जाना, यह चाइनीज स्ट्रोक श्वसन में होता है। इसमें मरीज जिंदा रहता है, मरता नहीं है, थोड़ा सा रेस्पिरेशन रेट रुकता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट हाइपर एपनिया। PNOE हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया के अंदर रेस्पिरेशन रेट जो होगी वो गहरी होगी, डीप होगी, और ज़्यादा डीप होगी। जैसे इससे हम पहले भी बात किए थे डीप ब्रीथ है। ये हाइपर एपनिया भी वैसी ही कंडीशन होती है, श्वसन की गहराई में वृद्धि हो जाएगी और ज़्यादा गहराई में वृद्धि होगी। गहराई में वृद्धि, हिंदी इंग्लिश चल रहा है, ज़्यादा शुद्ध हिंदी में तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको जो मन है आप उसमें आंसर दे सकते हैं। बात करेंगे ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है? ऑर्थोपनिया नाम से ही पता चलता है, इसमें जो है मरीज कभी भी लेट करके सांस नहीं ले सकता। लेट करके समझ रहे हैं, सोने वाली सुपाइन पोजीशन के अंदर, सोने वाली स्थिति में मरीज सांस नहीं ले पाएगा। वो हमेशा बैठ करके सांस ले पाएगा, उसको बैठना पड़ेगा, या उसको खड़ा रह करके, वो खड़े होकर के सांस ले सकता है। आपने अक्सर अस्पताल में देखा होगा, हम लोग जब भी एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट यानी जो COPD के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD के जो पेशेंट आते हैं, वो जनरली क्या है, वो हम उनको बोलते हैं कि आप लेट जाइए, क्योंकि हम लोग कैनुला इम्प्लांट करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन वो लेट नहीं पाते हैं। बोलते हैं डॉक्टर साहब हमसे लेटा नहीं जा रहा है, हमको बैठे रहने दीजिए। तब उस स्थिति के अंदर आपको प्रेशर नहीं देना है उसको कि ज़बरदस्ती लेटिए, नहीं, आप उसको बैठी हुई कंडीशन में भी सपोर्ट दे करके अपना प्रोसीजर कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मेडिसिन उसको IV लगाना है, IM के लिए डेफिनेटली आपको लेटाना है, लेकिन IM के लिए लेटाना है, IV के लिए आप स्लो IV पुश करना है। जो भी एंटीबायोटिक हैं 4 to 5 मिनट के अंदर IV पुश करना है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मरीज जो है सीधे बैठ करके सांस लेगा, या उसको कार्डियक टेबल दे दीजिए, वो बेड पे आएगा और उसको ऐसे वो सांस ले सकता है। कार्डियक टेबल अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप एक छोटा सा सपोर्टर कुछ भी वो जो है हाथ के नीचे रख दीजिए और घुटनों के बीच में रख दीजिए, जिससे वो मरीज ऐसे बैठ करके रेस्पिरेशन ले सके, उसे ईजी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्थोपनिया के बाद में स्टर्टोरस रेस्पिरेशन। स्टर्टोरस रेस्पिरेशन, स्टर्टोरस रेस्पिरेशन।